नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। यूपीएससी वाले फेमस टीचर अवध ओझा अरविंद केजरीवाल के साथ आप में हुए शामिल। यूपीएससी वाले फेमस टीचर और मोटिवेशनल स्पीकर अवध ओझा की राजनीति में एंट्री हो गई है। उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। आप में शामिल होने पर अवध ओझा ने कहा, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे राजनीति में आकर शिक्षा के लिए काम करने का मौका दिया। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो परिवार, समाज और राष्ट्र की आत्मा है। राजनीतिक पारी की शुरुआत में मैं कुछ कहना चाहता हूं। यदि मुझे राजनीति और शिक्षा में से किसी एक को चुनना पड़े तो मैं निश्चित रूप से शिक्षा को चुनूंगा। राजनीति में आकर शिक्षा का विकास ही मेरी प्राथमिकता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ने का किया ऐलान। अगले साल की शुरुआत में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस प्रदेश प्रमुख देवेंद्र यादव ने कहा कि पार्टी सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और उनका किसी भी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं होगा। ये कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भाग लेने के बाद देवेंद्र यादव ने दिल्ली चुनाव के लिए पार्टी के सीएम चेहरे और गठबंधन की संभावनाओं पर एएनआई से बात की। उन्होंने कहा, हम पहले से कभी घोषणा नहीं करते, हम सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। किसानों ने दिल्ली कूच पर लगाया ब्रेक। नोएडा एक्सप्रेस वे पर हटाई गई बैरिकेडिंग। किसानों ने दिल्ली कूच की अपनी योजना फिलहाल के लिए ब्रेक लगा दिया है। वह सरकार से बातचीत होने तक दलित प्रेरणा स्थल के अंदर ही प्रदर्शन करेंगे। अगर बातचीत फेल होती है तो फिर वह अपनी योजना को आगे बढ़ाने पर काम करेंगे। इससे पहले उत्तर प्रदेश के हजारों किसानों के दिल्ली कूच के मद्देनजर नोएडा से लगी सभी सीमाओं को छावनी में तब्दील कर चौकसी बढ़ा दी गई है। वे डरे हैं और ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं। दिल्ली में गठबंधन की बात पर केजरीवाल को कांग्रेस का जवाब। केजरीवाल के गठबंधन से इनकार करने वाले बयान पर कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा, इस मामले तो दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने पहले ही कह दिया था कि कोई गठबंधन नहीं होगा, फिर कहां से बात आती है। इसका मतलब यह है कि वह डरे हुए हैं और ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि कांग्रेस समझौता कर ले, वरना जब बात पहले ही साफ हो गई है तो दोबारा होनी ही नहीं चाहिए। दिल्ली दंगा मामले में 5 दोषी करार। भीड़ ने बेरहमी से की थी मोहसिन की हत्या। दिल्ली की एक अदालत ने 2020 में दिल्ली दंगे के मामले में 5 लोगों को गैर इरादतन हत्या और गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा होने के आरोप में दोषी ठहराया है। भीड़ ने एक व्यक्ति को बेरहमी से हत्या कर दी थी। अदालत ने इस मामले में 2 लोगों को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। नोएडा में सिग्नेचर ब्रिज के नीचे बनेगा 710 मीटर लंबा 4 लेन अंडरपास। नोएडा के परथला सिग्नेचर ब्रिज के नीचे अंडरपास बनाने की तैयारी तेज हो गई है। नोएडा प्राधिकरण ने अंडरपास का प्लान डीमेट से तैयार कराया है। यह अंडरपास FANG एक्सप्रेसवे पर छिजारसी से सोरखा की तरफ जाने वाले रास्ते पर बनाया जाएगा। इसको बनाने में 82 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च होंगे। एनसीआर की 24 कॉलोनियों में गर्मियों से पहले दूर होगा पेयजल संकट। यमुना किनारे लगेंगे 10 ट्यूबवेल। पेयजल समस्याओं से जूझ रहे NIT वासियों के लिए राहत की खबर है। गर्मियों से पहले यमुना किनारे 10 नए ट्यूबवेल लगाए जाएंगे। इससे सेक्टर 25 बूस्टर तक पानी पहुंचाया जाएगा। इसके लिए फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण की ओर से टेंडर जारी किए गए हैं। इस योजना पर करीब 4 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पीएम मोदी ने केंद्रीय मंत्रियों संग देखी द साबरमती रिपोर्ट। विक्रांत मैसी अभिनेत्री द साबरमती रिपोर्ट हाल ही में संसद सभागार में प्रदर्शित की गई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों सहित दिग्गज हस्तियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में अभिनेता विक्रांत मैसी भी मौजूद थे। फिल्म की स्क्रीनिंग शाम 4 बजे संसद परिसर की लाइब्रेरी में हुई। पीएम मोदी के अलावा अभिनेत्री रिद्धि डोगरा, निर्माता एकता कपूर, निर्देशक धीरज सरना और फिल्म की टीम के अन्य सदस्य भी स्क्रीनिंग में शामिल हुए। दिल्ली एयरपोर्ट पर 10 करोड़ के गांजे के साथ 2 गिरफ्तार। दिल्ली एयरपोर्ट पर 10 करोड़ रुपए के गांजे के साथ कस्टम अधिकारी ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। शक के आधार पर चेकिंग के दौरान उनके बैग से संदिग्ध पदार्थ बरामद हुआ और जब उसकी स्कैनिंग की गई तो वो गांजा निकला, जिसकी अनुमानित कीमत 10 करोड़ रुपए है। अब पुलिस इस मामले में थाईलैंड से चल रहे नशे की तस्करी के इस गिरोह का पर्दाफाश करने में जुटी हुई है। बिना सेट टॉप बॉक्स देख पाएंगे टीवी चैनल। BSNL ने मिलाया स्काई प्रो से हाथ। भारत संचार निगम लिमिटेड की तरफ से नई स्ट्रेटेजी पर काम किया जा रहा है। अब BSNL ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है। इसमें कंपनी ने IPTV सर्विस प्रोवाइडर स्काई प्रो के साथ हाथ मिलाया। इसकी मदद से BSNL कस्टमर्स को एडवांस टेलीविजन और इंटरनेट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाया जाएगा। इस पार्टनरशिप का उद्देश्य लोगों को डिजिटल एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करवाना है। IPTV सर्विस की मदद से हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सर्विस दी जाएगी। कल होगा महाराष्ट्र के नए सीएम का ऐलान। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कल होगी। अगले दिन 5 दिसंबर को आजाद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत भाजपा के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। सोमवार को यह जानकारी भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने दी। महाराष्ट्र भाजपा ने जानकारी दी कि भाजपा विधायक दल की बैठक 4 दिसंबर को सुबह 10 बजे महाराष्ट्र विधान भवन में होगी।
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के बीच ममता की पीएम मोदी से बड़ी डिमांड। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ी मांग की है। उन्होंने बांग्लादेश में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना तैनाती किए जाने मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निजी तौर पर दखल दे ताकि पड़ोसी देश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को रोका जा सके। ममता बनर्जी की मांग इस्कॉन के 3 हिंदू पुजारियों की गिरफ्तारी की खबरों के बीच आई है। गौरतलब है कि अगस्त में छात्रों के आंदोलन के बाद शेख हसीना सरकार गिर गई थी। फिलहाल बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का शासन है। अगले साल से नीट परीक्षा में बदल सकता है एग्जाम पैटर्न और मोड। देश के किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए नीट पास करना जरूरी है। नीट परीक्षा यूजी और पीजी दोनों स्तरों पर होती है। विदेशी मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए भी नीट क्वालिफाई करना अनिवार्य कर दिया गया है। साल 2025 से नीट पेपर पैटर्न, एग्जाम मोड, परीक्षा केंद्रों आदि में बड़ा बदलाव करने की तैयारी चल रही है। अभी तक एनटीए या मेडिकल काउंसिल ने इस पर कोई मुहर नहीं लगाई है। मिडिल क्लास के लिए मोदी सरकार का तोहफा दे रही होम लोन पर सब्सिडी। भारत में मिडिल क्लास परिवारों के लिए आवास सुविधा एक बड़ा मुद्दा रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना को केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में नए चरण में मंजूरी दी गई है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निम्न मध्यम आय वर्ग को सस्ते आवास उपलब्ध कराना है। सरकार इस योजना के माध्यम से 8 लाख रुपए तक के होम लोन पर 4% ब्याज सब्सिडी प्रदान कर रही है, जिससे घर खरीदना पहले से भी कहीं ज्यादा किफायती हो गया है। 10,000 से ऊपर वाले ट्रांजैक्शन पर अब लगेगी फुल पेनाल्टी। भारत में इनकम टैक्स कानून के तहत कैश लेन देन कई प्रकार का होता है और इसमें कई सारी सीमाएं तय की गई हैं। इन सीमाओं का पालन करना कानूनी रूप से अनिवार्य है। यदि आप व्यवसाय से जुड़े खर्चों के लिए 10,000 रुपए से अधिक का भुगतान कैश में करते हैं तो टैक्स नहीं गिना जाएगा। यदि आप किसी से 25,000 रुपए कैश में उधार लेते हैं या वापस करते हैं तो यह नियम का उल्लंघन होगा। इस नियम का उल्लंघन करने पर 100% पेनाल्टी लगाई जा सकती है। पासपोर्ट वीजा के बावजूद भारत नहीं आने दे रहा बांग्लादेश। इस्कॉन के सदस्यों को बॉर्डर पर रोका। बांग्लादेश की इमिग्रेशन अधिकारियों ने बांग्लादेश भारत सीमा पर स्थित बेनापोल सीमा चौकी पर अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा चेतना सोसाइटी के 54 सदस्यों को रोका। हालांकि उनके पास वैध पासपोर्ट और वीजा थे। इमिग्रेशन पुलिस ने उनकी यात्रा को रोकने का कारण सरकार की विशेष अनुमति की कमी बताई। बेनापोल इमिग्रेशन पुलिस के अधिकारी इम्तियाज एहसानुल कादर भुरिया ने डेली स्टार समाचार पत्र को बताया, हमने पुलिस की विशेष शाखा से राय ली और उच्च अधिकारियों से निर्देश मिले थे कि उन्हें की इजाजत नहीं दी जाए। इंडिया गठबंधन में देखने लगी दरार। खरगे की मीटिंग से टीएमसी का किनारा। लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को सत्ता से बाहर करने के इरादे से बनाए गए इंडिया गठबंधन में बिखराव देखने को मिल रहा है। संसद के शीतकालीन सत्र के लिए कई मुद्दों को लेकर विपक्षी गठबंधन में आपसी सहमति नहीं बन पा रही है। एक तरफ जहां कांग्रेस चाहती है कि गौतम अडानी और ईवीएम के मुद्दे को सदन में उठाया जाए, तो वहीं कई दल चाहते हैं कि ऐसे मुद्दों को सदन में उछाला जाए जिसका जनता से सीधा सरोकार हो। तमिलनाडु की डीएम की सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई हैरानी। तमिलनाडु में भ्रष्टाचार के आरोपी सेंथिल बालाजी को दोबारा मंत्री बनाने पर सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताई है। कोर्ट ने कहा है कि इससे गवाहों पर दबाव पड़ सकता है। लगभग 15 महीने हिरासत में रहे सेंथिल को 26 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी। 28 सितंबर को राज्य की डीएम के सरकार में उन्हें दोबारा मंत्री बना दिया गया। सेंथिल बालाजी पर सरकारी नौकरी घोटाले का केस लंबित है। इसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने उन्हें 14 जून 2023 को गिरफ्तार किया था। यूएई ने भारत के साथ कंबाइंड स्काई विमानन समझौते का रखा प्रस्ताव। संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत अब्दुल नासिर अल शाली ने सोमवार को भारत और यूएई के बीच कंबाइंड स्काईज विमानन समझौते का प्रस्ताव रखा। उन्होंने दोनों देशों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के लिए मजबूत हवाई संपर्क की आवश्यकता पर जोर दिया। एक इंटरव्यू में राजदूत अल शाली ने कहा कि दोनों देशों को विमानन क्षेत्र में मिलकर काम करना चाहिए और एक ऐसी स्थिति पर विचार करना चाहिए जिसमें दोनों देशों के लिए एक साझा आसमान हो। बीसीसीआई ने ठुकराई पाकिस्तान की मांग, फिर से लटका चैंपियंस ट्रॉफी विवाद पर फैसला। रिपोर्ट अनुसार बीसीसीआई ने पहले इस पार्टनरशिप फॉर्मूला में दिलचस्पी दिखाई थी जिसके तहत अगले 3 साल तक भारत बनाम पाकिस्तान मैच दुबई में होने वाले थे। रविवार को छुट्टी का हवाला देते हुए बीसीसीआई ने कोई फैसला नहीं सुनाया। वहीं सोमवार और मंगलवार को यूएई में दफ्तर बंद होते हैं। इसी बीच जयद शाह ने 1 दिसंबर को आईसीसी चेयरमैन का पद संभाल लिया। इन सभी घटनाओं के बीच चैंपियंस ट्रॉफी मामले का फैसला अब भी अधर में लटका हुआ है। वक्फ मामले में ईडी पहुंची दिल्ली हाईकोर्ट, निचली अदालत के आदेश को दी चुनौती। ईडी ने सोमवार को दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपने पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से इनकार करने वाले सत्र अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सत्र अदालत ने दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अमानतुल्लाह खान के खिलाफ दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था। सत्र अदालत ने मामले को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक प्रतिबंधों की कमी का हवाला देते हुए अमानतुल्लाह खान को न्यायिक हिरासत से तत्काल रिहा करने का भी आदेश दिया था।
यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे बनेगा 100 बेड का अस्पताल। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से रास्ता साफ। सुप्रीम कोर्ट ने यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे और आसपास के क्षेत्रों में एकीकृत विकास के लिए जमीन अधिग्रहण की वैधता को बरकरार रखा है। इस फैसले से यहां 100 बिस्तरों के अस्पताल के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। भूमि विवाद के चलते अस्पताल का निर्माण रुका पड़ा था। अब आदेश के बाद यमुना प्राधिकरण अस्पताल के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में जुट गया। नोएडा दिल्ली के बीच कई रास्ते बंद। किसान आंदोलन की वजह से ट्रैफिक एडवाइजरी। किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान से नोएडा के बॉर्डर पर पुलिस की मुस्तैदी बढ़ गई है। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसानों की सोमवार को दिल्ली कूच के लिए महामाया फ्लाईओवर के नीचे इकट्ठा होकर आगे बढ़ेंगे। किसानों की प्रदर्शन के चलते कई रास्तों पर वाहन चालकों को लंबे जाम में फंसना पड़ सकता है। इसको देखते हुए यातायात पुलिस ने रूट डायवर्जन योजना तैयार। दिल्ली में मजदूरों को फिर मिलेगा आर्थिक लाभ। एलजी ने दी मंजूरी। दिल्ली के निर्माण श्रमिकों को से जुड़ी योजनाओं का लाभ अब जल्द ही फिर मिलना शुरू हो जाएगा। दिल्ली सरकार की ओर से दिल्ली निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के गठन को लेकर भेजे गए प्रस्ताव को एलजी ने मंजूरी दे दी है। निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड का गठन नहीं होने के कारण उनके लिए चल रही कल्याणकारी योजनाओं के लिए धनराशि नहीं मिल पा रही थी। अधिकारियों का कहना है कि बोर्ड गरेज पर के बाद लंबित आवेदनों के साथ विभिन्न योजनाओं का लाभ श्रमिकों को मिल पाएगा। दिल्ली ने 32 दिन बाद ली राहत की सांस। वायु गुणवत्ता 29 अक्टूबर के बाद से सबसे बेहतर। दिल्ली को 32 दिनों बाद दम घोटू हवा से राहत मिली। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक 29 अक्टूबर के बाद पहली बार दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 अंक से नीचे आया। हालांकि अभी भी हवा खराब श्रेणी में है। राजधानी में इस बार दिवाली से एक दिन पहले ही प्रदूषण का स्तर 300 के पार यानी बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया था, पर इस बीच में लगातार ही AQI बेहद खराब, गंभीर और अति गंभीर श्रेणी में रहा। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।